अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जमाल। और आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ एक मायनाज तजज़ियाकार, एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट, मीडिया एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर सर डॉक्टर एडवोकेट इम्तियाज़ वराइच मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ वराइच मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक एडवोकेट हैं और सीनियर माहिर कानून हैं। सर से हम उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी तफसीलन जानते हैं। सर हमें अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी, आपके अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए मैं मशकूर हूँ आपका। और मेरा तारुफ तो बड़ा मुख्तसर सा है कि मैं बाई प्रोफेशन अगर कहें तो वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसके साथ साथ आपने बता दिया कि एंकर भी हूँ और अपना एक चैनल भी है मेरा, और इसके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल है हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई 10-12, तो वहाँ पे मैं एनालिसिस देता रहता हूँ अपने, और आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं जिसमें करैक्टर बिल्डिंग भी है, जिसमें रूहानियत से भी ताल्लुक़ है, जिसमें आम प्रैक्टिकल मामला भी हैं दुनिया के, उसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पर पड़ी हैं। तो उस वक्त सा यही मेरा तारुफ है। एक एवरेज सा बंदा हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त बना रखी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आप एक सीनियर सिटीज़न के तौर पर भी हमारे हम रहनुमा हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे नौजवान नस्ल को गाइडेंस फ्राहम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है। नौजवान नस्ल को गाइडेंस की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर आप एक तजुर्बाकार एनालिस्ट हैं, एक तजज़ियाकार हैं आप। तो सबसे पहले आपके नाम के साथ में जो इंट्रोडक्शन है वो एडवोकेट के तौर पर है। तो हम सबसे पहले आपकी उसी प्रोफेशनसी के बारे में जानना चाहेंगे। सर एज ए एडवोकेट आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आपने कैसा ऑब्जर्व किया है, उसमें क्या खामियां आपने देखी हैं और क्या कमियां आप पाते हैं उसके अंदर? आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा हमें, हमारे नाजरीन को, देखने वालों को अपना तज्जिया बताइए। देखिए जी, अदालती निज़ाम जो हमारा वो बाकी निज़ामों की तरह है। चूँकि पूरी कौम है ना, हम ही में से जज बनते हैं, हम ही में से डॉक्टर बनते हैं, हम ही में से पुलिस ऑफिसर बनते हैं, हम ही में से लोग फौज में जाते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे अदारे होते हैं जनरली। यानी अगर मैं कहा करता हूँ कि एक शख्स जो है अच्छा आदमी है, अच्छा पर्सन है, तो वो एक अच्छा प्रोफेशनल भी होता है। अच्छा प्रोफेशनल कभी हो ही नहीं सकता अगर वो अच्छा पर्सन नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है, ये तो मैं इसलिए तमीज़ बांध रहा था। अब रहा सवाल कि जी अदालती जो निज़ाम है हमारा, ये ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है, और 2-3 चीज़ें जो बड़ी आम तौर पे ऑब्जर्व की जाती हैं, जिसके ऊपर हम अपने टॉक शोज में डिस्कस करते हैं, जनरल लोग भी बात करते हैं उसके ऊपर। एक तो ये कि जो फैसले लेट होते हैं, जल्दी फैसले नहीं होते, और उसमें कई साल लग जाते हैं। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अदलिया को आप क्या फैसिलिटेट कर सकती है कि वो फैसले जल्दी हों। दूसरा, इंसाफ सस्ता, एक आम जो शख्स है उसकी रीच में हो। अब ज़ाहिर उसमें वकला की फ़ीसें भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अदालतों के अंदर जब केस फाइल किया जाता है तो उसके अंदर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। स्टैम्प पेपर लग रहे होते हैं, एफिडेविट लग रहे होते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स लग रही होती हैं, 100 तरह की चीज़ें लग रही होती हैं। तो उसको मेरा ख्याल है कि कम करने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखें कि वफाकी मुसव्विर है, अगर वहाँ आप दरख्वास्त दें तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल एक एप्लीकेशन सादा आप लिख के देते हैं और एक बयान हल्फी देते हैं आप साथ। इसी तरह बाकी अदालतों के अंदर मैं समझता हूँ इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ताकि आम आवाम जो है वो इंसाफ उनके लिए सस्ता हो। और तीसरा जो है इसके अंदर जो मैंने देखा अदालती निज़ाम के अंदर कि आमतौर पर जो विटनेसेस हैं, गवाह जो होते हैं, क्योंकि लंबा अरसा केस चलता है, तो उस वजह से फिर जो गवाहान हैं वो या तो बैठ जाते हैं या उनको बिठा दिया जाता है, इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। तो इसलिए मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलती टाइम पे, और सज़ा से बच भी जाते हैं। और फिर हमारा जो तफ्तीशी निज़ाम है जिसमें पुलिस है, FIA है, नैब है, ये वो अदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये काफ़ी बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इनको तरबियत की ज़रूरत है, मज़ीद इनकी तरबियत हो,
ताकि सही अच्छी एविडेंसेस लाएं जिसकी बेस पे फिर जो क्रिमिनल्स हैं या जिसने कोई जुर्म किया है उसको सजा भी मिल सके। इसी तरह फिर आ जाता है प्रोसिक्यूशन साइड, ये सरकारी वकील जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में। तो सरकारी वकला जो हैं उनको एक तो अच्छा पे करना चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी बेहतर हो, और प्लस उनको जॉब प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है वकीलों को, सरकारी वकील बना के साल का 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे के, तो वो जॉब प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इस लिहाज से भी उनको ये फिक्र रहती है, और मेरा ख्याल है कि वो पीस ऑफ माइंड के साथ केस तैयार नहीं करते। तो ये जो मेन मोटी मैं समझता हूँ जो कि मामला है जिसको ठीक किया जाए तो अदालती निज़ाम बेहतर होता है। माशाल्लाह से आपने सर काफ़ी ब्रीफ आपने तज्जिया किया है इस अदालती निज़ाम के ऊपर। आपने एक समंदर को कूजे में बंद करने वाली आपने एक काम किया है और आई अप्रिशिएट इट। आपने सर एक बात अहम बात कही आपने कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे इदारे होते हैं, यानी कि आपने ये कहा कि हमारे माशरे को फ़र्द बनाता है। एक अगर फ़र्द इंडिविजुअली सही हो जाएगा तो उसे माशरती इदारे सही मिलेंगे, लेकिन सर हम ये देखते हैं हमारा माशरा इस कदर गंभीर हो चुका है, हमारे इदारे इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि एक आम फर्द के बस से बाहर हो जाता है अच्छा रहना भी, माशरे में अच्छा रहना भी उसके लिए मुश्किल बना दिया गया है आजकल। यानी कि अगर मैं अपनी अदालत के पास किसी काम से मैं जाती हूँ, किसी अपने मसला लेकर जाती हूँ और मैं किसी भी तौर पर ड्राइवरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम कुछ इस तरह का बना दिया गया है कि मुझे अपना काम करवाना भी है और मैं रिश्वत को पसंद भी नहीं करती, और लेकिन मुझे वहाँ जाकर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो एज ए फर्द, एज ए पर्सन, मैं कैसे मुआशरे की बेहतरी के लिए इन इदारों की, जबकि तब्दीली ऊपर से नहीं आ रही, ऊपर से खराबी है, तो मैं कैसे एक मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकती हूँ? नहीं, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। इसके ऊपर मेरी बल्कि एक वीडियो है, अगर आपको टाइम मिले, और बाकी जो हमारे इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है, यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो उस पर मैंने तफसील से इस पर बात की है, तो यहाँ भी मुख्तसर बयान कर देता हूँ। देखिए, असल में चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो अफराद की तरबियत है वो शुरू होती है घर से, माँ की गोद से शुरू होती है ना। वो कहते हैं अच्छी माँ होगी, तालीम याफ्ता माँ होगी तो अच्छी नस्ल देगी। उसके बाद फिर उसके बड़े बहन भाई होते हैं हमारे, जिनके साथ हम वो जो हमें कंट्रोल भी करते हैं एक तरह से। घर के अंदर जो बड़े बहन भाइयों की बात चलती है और छोटों के बारे में फैसले भी करते हैं, और उनको फिर काफ़ी भी करते हैं छोटे ना। इसी तरह फादर है, अगर फादर जो हैं अगर रिश्वत लेके घर में आते हैं और आके बच्चों के सामने माँ को देते हैं, रोज़ाना एक लिफाफा पकड़ाते हैं आके, तो बच्चे जो हैं वो भी उसको फिर ज़ाहिर बात है अट्रैक्ट होते हैं उससे, और वो भी आगे फिर बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी जाके ये काम करे, बल्कि उससे ज़्यादा करें। तो माँ बाप को एक मिसाल बनना होता है सबसे पहले, उनको आइडियल समझा जाता है, बच्चे आइडियल समझते हैं। फिर आ जाते हैं उस्ताद कराम, टीचर्स। अब वो टीचर जो हैं, अच्छा वो तो मैंने बताया नेचुरल अदारा ना, यानी पेरेंट्स, वालिद, बहन भाई, ये क्या नेचुरल अदारा। इसके अलावा दादा भी होंगे, दादी हो सकती है, नाना नानी, मामू वगैरह, ये सारे नेचुरल अदारे हैं, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारी तरबियत करते हैं। फिर मैंने बता दिया कि उस्ताद आ गया ना आपके, जब आप स्कूल में चले गए हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, वहाँ पे आपके उस्ताद कराम हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, वहाँ पे उनका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। जिस कुमाश के बोलते हैं उनके साथ आप घूमते फिरते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। और हमारे ज़माने में जो टीचर होते थे वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे बड़ा फोकस करते थे, और वो पढ़ाते भी थे। पढ़ाने के अलावा वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सिग्नेचर बनाने थे, क्लास 9 में था उस वक्त, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सिग्नेचर बनाने में हेल्प की, और वो मेरे जो सिग्नेचर है आधे वही हैं अभी तक, आधे मैंने बाद में थोड़े चेंज किए। तो मेरा मकसद है कि इस हद तक टीचर्स को आइडियलाइज किया जाता है। टीचर जो है एक आप कह लें कि जिससे मोहब्बत करते हैं स्टूडेंट्स आमतौर पे, उसकी बात को फिर सुनते हैं, तो टीचर्स का बड़ा रोल है इसके अंदर। फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो टीम मेंबर्स हैं, बाकी वाले जो है आपके जो अफसरान हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ पे, उनका रोल उसमें शुरू हो जाता है। तो ये है। फिर उसके बाद बीवी अगर अच्छी मिल जाए, शादी हो जाती है, अगर बीवी मिल जाती है और वो कनात पसंद है और वो जो है नेक खातून है और नेक माँ बाप की वो बच्ची है, तो ज़ाहिर बात है कि खामद को भी वो भी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है। तो ये तो है
طریقہ کار. اب جب تک قوم نہیں بنائیں گے نا ہم, یہ ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے وہ خود تو ٹھیک ہو جائے گا. جیسے میں اگر کوشش شروع کر دوں, آپ کوشش شروع کر دیں کہ چلے جی اپلائی کرتے ہیں, آل اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ 2 4 5 10 لوگ جو مجھے ملتے ہیں روزانہ وہ مجھے دیکھ کے مجھ سے امپریس ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے فالو کرنا شروع کر دیں. تو ایک ایفرٹ تو یہ بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. اس میں دیکھیں نا, 1 سے جب 2 ہوں گے, 2 سے پھر 10 ہوں گے, پھر 20 ہوں گے, پھر ان کو دیکھ کے آگے ان کے 5 5 10 10 لوگ جو ان کی ہلکا جو اثر ہے یا جہاں وہ ملتے ہیں وہ ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک پھیلتا جائے گا نا, وہ ایک پیغام پھیلتا جائے گا. ایک نبی پاک دیکھیں نا, ایک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ماحول میں آئے کہ جہاں پہ ہر طرح جہالت تھی, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور ہر طرح کے ایپ تھے اس سوسائٹی کے اندر. ایک اکیلے شخص نے آپ دیکھیں کہ جماعت بنائی, اور بڑے تھوڑے سے کے اندر بنائی. ان کا اگر ہم پیریڈ دیکھیں تو 40 سال کی عمر میں ان کو تقریباً ان کی جو نبوت ملی, اور 50 سال سے اوپر تھے کہ جب وہ مدینہ تشریف لائے, اور مدینہ میں آ کے انہوں نے ایک سوسائٹی ڈیولپ کی, اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلے گئے. سو 13 سال تقریباً کہہ لیں مدینہ کی ریاست کو کر لیں, اس 13 سال کے اندر انہوں نے ایک قوم بنا کے دکھا دی. اور اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا یہ صحابہ کرام پیدا ہوئے بڑے بڑے جید, جس میں حضرت ابو صدیق ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, اور اس کے علاوہ اور ایک ٹیم بنا دی جنہوں نے پھر فتوحات کی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. تو آپ دیکھیں 13 سال کے اندر انہوں نے یہ کر دیا. اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کا ایک ماڈل بن جائے, اپنے آپ کو پیش کرے, تو ایسی صورت میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتا ہے, اور اس سے یہ اوور آل جب سوسائٹی بہتر ہو جائے گی تو پھر یہ جو ساری خامیاں جو ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ رشوت کے بغیر پیسہ کام نہیں ہوتا. اب دیکھیں سزائیں صرف دینے سے یہ رشوت نہیں ختم ہوگی, یا نہ جرائم ختم ہوگی. یہ تو آپ دیکھیں سزائیں تو بڑی شروع سے ہوتی رہی ہیں. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ جب سزا کا تصور یہ تھا کہ اس کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیتے تھے, بڑی یعنی ظالمانہ قسم کی سزائیں ہوتی تھیں, لیکن جرائم اس وقت بھی ہوتے رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کو بلڈ کیا جائے, کریکٹر بلڈنگ کی جائے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور سر آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں فرد سے زیادہ اداروں کی بھی کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور آپ نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور پیش کر دیا, جس طرح کہ ہم اپنے پولیٹیکل تھیوریز میں آئیڈیل اسٹیٹ پڑھتے ہیں, تو ہمیں اپنے آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. ہر فرد کو آئیڈیل بننا ہوگا اور اسے اس کے لیے کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ سر آپ عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا تھا, آپ نے کچھ مشورے دیے تھے کہ نظام کی درستگی کے لیے آپ نے کافی مفید مشورے دیے تھے, کہ تو کیا آپ اس پروگرام میں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ مشورے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی لمبی چوڑی ٹیکنیکس کی ضرورت نہیں ہے نظام کی درستگی کے لیے, تو کیا آپ وہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف نظام مختلف دور میں چلتے رہے, ٹھیک ہے نا, ان پہ تجربات ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ریفائن ہوتے ہوتے ایک میچور شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. یو کے کے اندر ہے, دوسرے یورپی ممالک کے اندر ہے, کئی آپ کہہ لیں کہ ہمارے ایشین ممالک ہیں, جیسے ملیشیا ہے, وہاں کے سسٹم دیکھ لیں, اور ترکی کو دیکھ لیں. تو مختلف ممالک کے اندر وہ نظام چلتے رہے ہیں, اس کے اوپر ہر فیلڈ کے اندر, چاہے پولیس کا نظام ہے, چاہے عدلیہ کا نظام ہے, چاہے تعلیم کا نظام ہے, چاہے ہیلتھ کا نظام ہے. یہ تمام نظام پوری دنیا میں تجربات کی وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ عبور کرتے ہوئے جو مرحلہ تجربات کا اب میچور ہو چکے ہیں بہت سارے. ان نظاموں کو میں نے کہا تھا, سجیسٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو اور گورنمنٹ کو, کہ آپ جو ہیں ایک ٹیسٹڈ نظام اٹھائیں. یعنی کسی بھی اگر پولیس کا نظام ٹھیک کرنا تو آپ پوری دنیا کے پولیس نظام آپ کے سامنے ہے, ان میں سے سب سے بہتر جو نظام آپ سمجھتے ہیں اس ملک سے وہ اٹھائیں آپ, اور اس میں اگر تھوڑا بہت آپ نے کسٹمائز کرنا ہے اپنے ملک کے ماحول کے مطابق یا کلچر کے مطابق, تو وہ چند دن کی بات ہے, آپ اس کو بیٹھ کے ایک ٹیم بنا دیں تو وہ ایکسپرٹس جو ہے اس کو کسٹمائز کر دیں گے تھوڑا بہت, اس میں پاکستان کے مطابق اس کو آپ کہہ لیں کہ اڈیپٹیبلٹی اس کے اندر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ اکانومی کو دیکھنا ہے, آپ نے فائنینشیل سیٹ اپ دیکھنا ہے, ٹیکسز کا نظام دیکھنا ہے, تو پوری دنیا کے اندر ٹیکسز کا نظام بھی ہمارے سامنے موجود ہے, اور وہ جو ہے کامیابی سے کئی ممالک میں چل رہا ہے. اس میں سے جو کامیاب ترین آپ سمجھتے ہیں وہ اٹھا کے آپ پاکستان میں لے آئیں,
एजुकेशन का निज़ाम भी इसी तरह, हेल्थ का निज़ाम भी इसी तरह। इस तरह बहुत सारे निज़ाम हैं ऐसे जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं और कामयाब हैं, प्रूवन है। तो बजाय इसके कि हम नए सिरे से यहाँ पे बैठ के एक थिंक टैंक बनाएं, कमेटियां बनाएं जो पहले बनी भी हुई हैं, और रिस्ट्रक्चरिंग करें अदारों की, तो ऐसी सूरत में फिर ये होगा कि हमें एक प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर कि हम जो है वो आप कह लें कि नए से शुरू कर देंगे, उसके ऊपर फिर वो बुनियादी काम करने पड़ेंगे जो कि आज से आप कह लें 100 साल पहले किसी यूके के अंदर हो चुका है या अमेरिका के अंदर हो चुका है या किसी और मुल्क के अंदर हो चुका है। तो हम क्यों ना वो निज़ाम उठा लें जो इस मराहल से गुजर के टेस्ट होने के बाद वो अब हमारे पास जो हमारे सामने वो निज़ाम आ चुका है और फाइनल शक्ल में है और इसको आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर हम निज़ाम जो है वो तब्दील कर सकते हैं और कामयाब निज़ाम ला सकते हैं। ये मैंने जो अपने प्रोग्राम में मैंने कहा। जी जी। और हम अगर देखें इमरान खान साहब का 3 साला दौर, तो वो मेरे ख्याल में टेस्टेड निज़ामों पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी आइडियल मुआशरा टर्की और मलेशिया को वो आइडियलाइज करते रहे, वो उन पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि वो 3 साला दौर में कामयाब हुए हैं? कुछ मुल्क को इंसाफ की तरफ ले जाने में, गामजन करने में वो कामयाब हो चुके हैं? जी नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि जो पहले 3 साल गुजर गए उनके, उसके अंदर उन्होंने एक कमेटी तो बनाई थी जिसको रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी है, जिसको डॉक्टर इशरत हुसैन हेड कर रहे थे। उन्होंने कुछ सिफारिशात भी पेश की थी, लेकिन प्रैक्टिकली उनके ऊपर अभी तक अमल नहीं हो सका, क्योंकि वो आपको पता कि यहाँ पे माफियाज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिस तरह आम लोगों के माफियाज हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के भी माफिया होते हैं। तो उस पर अमल करने के लिए आप कह लें कि जो है बड़ा ज़रूरी था। तो अभी तक खातरहा अमल नहीं हुआ। तजर्बात थोड़े बहुत किए इन्होंने, जैसे अभी आप कह लें कि नए वजीर खजाना आए हैं, इन्होंने FBR के अंदर थोड़ी सलाहात की हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकली अभी उसका कोई ना तो चूंकि अमल हो सका है, ना इसका रिजल्ट आया है। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है मेरे ख्याल में। जी अच्छा, इसके अलावा सर आप हमें बताइए कि नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया और हुमा साहबा जो स्टकअप हो गई, तो वेट करते। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी माज़रत, नेट इंटरप्शन है। मेरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब को ये शिकवा रहा है कि उन्हें एक अच्छी टीम नहीं मिली। तो आप मुझे ये बताइए कि एक लीडर जो होता है वो टीम बिल्ड करता है या एक अच्छी टीम मिल जाए तो लीडर काम करता है? एक्चुअली इमरान खान साहब के साथ थोड़ा ये हुआ कि इन्हों को जब 2013 के इलेक्शन में इनको खातरखा कामयाबी नहीं हुई और जाहिर बात है कि मेजोरिटी नहीं गेन कर सके थे, तो उस वक्त कई इनके जो साथी थे, जो पुराने साथी थे, उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्टेबल की तरफ चले जाए। अब इलेक्टेबल जो है वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी सियासत में लोग हैं, वो अपने हल्के से हमेशा जीतते रहे हैं, जिस तरह से भी जीते। वो लोग पार्टियों में रहे हैं, PMLN के अंदर भी रहे हैं, PMLQ में भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। तो उनमें से फिर कुछ लोग जो हैं वो आप देखिए कि उन्होंने PTI को ज्वाइन किया, और PTI को जब ज्वाइन किया तो जाहिर बात है कि 2018 के इलेक्शन में रिजल्ट तो उसका पॉजिटिव आया, उसमें वो लोग जीते अपने अपने इलाकों से। लेकिन ये है कि वो जो नजरिया लेके इमरान खान आए थे और 22 साल 23 साल या 24 साल से वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, उस नजरिए के वो लोग नहीं थे यकीनन, क्योंकि वो तो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुआते आए, उनका अपना एक नजरिया है, उस हिसाब से वो चलते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा हैं। और वो उस तरह की चेंज और ड्रास्टिक चेंज हो जिसको हम कहते हैं या इनकलाबी चेंज है, उस पर तो वो बिलीव शायद नहीं करते थे। तो असल इमरान खान साहब के साथ ये एक मसला हुआ कि उनको फिर ऐसे लोगों के साथ गुजारा करना पड़ा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है उनको मेजोरिटी नहीं मिल सकी, वाज़े मेजोरिटी जो होती है। कौमी असम्बली से भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था
लेजिस्लेशन करना, और सैंड में तो उनकी मेजोरिटी अभी भी नहीं है बल्कि। तो ये एक आप कह लें हैंडी कैप्स है इनको मिले, और जिसकी वजह से वो खुल खुला के अपने नज़रिए के मुताबिक जो है ना तो कानून साजी कर सके, ना वो सिस्टम को बना सके, ना सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये एक मसाइल थे इमरान खान के कि मेजोरिटी नहीं मिली असम्बलियों के अंदर, और इसके साथ साथ वो जो है उनको फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उसके आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उनके साथ है कोलिशन में, इधर MQM जो है वो उसके साथ है। तो इस सब मुख्तलिफ पार्टियां जो है GDA है सिंध की वो उसके साथ है। तो मुख्तलिफ पार्टियां जो जिनके अपने अपने नज़रियात हैं उनको कोलिशन में जब शामिल किया तो जाहिर बात है कि उनके जो नज़रियात हैं वो एक अलग पार्टी के तौर पे तो रहते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को ये दिक्कत पेश आई है कि जिसमें उनको मैं समझता फ्री हैंड नहीं मिल सका, जैसे कि PMLN को मिला था पिछली जो गवर्नमेंट थी जिनके पास ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी। तो वो कानून साजी भी कर सकते थे, वो कोई स्टेप भी ले सकते थे, पॉलिसी बना सकते थे। तो ये एक एज जो है पिछली गवर्नमेंट को था। अब आप मुझे ये बताइए, आपने हमें काफ़ी ब्रीफ बता दिया अदालती निज़ाम के बारे में भी, और अब तक पाकिस्तान में हमारी नई हुकूमत के डिलीवर ना करने के बारे में भी आपने बताया। आप सर हमें ये बताइए कि अगले 2 साल अगर हमारी मौजूदा हुकूमत रहती है तो एज अ फर्द, जबकि आपने बताया कि एक प्राइम डेजिग्नेशन पर होते हुए हमारे वज़ीर आज़म डिलीवर नहीं कर पा रहे कि उन्हें जो लोग मिले वो उनकी थ्योरी के मुताबिक नहीं थे, उनके नज़रिए के मुताबिक नहीं थे। वो प्राइम डेजिग्नेशन पर रहते हुए बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। और आपने ये कहा कि हर फर्द को अच्छा होना होगा तभी हमारा माशरा आगे बढ़ सकेगा, तरक्की कर सकेगा। तो आप अगले 2 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छी टीम के साथ मौजूद नहीं है? तो क्या सिर्फ अफराद को मेहनत करनी होगी माशरा बिल्डिंग के लिए, माशरे की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए? अब इसमें इस सिचुएशन में देखें ना कि इमरान खान साहब को पास टीम थोड़ी जो है वो उस लिहाज से अलाइन नहीं है, उतनी कमज़ोर है थोड़ी। तो इसी वजह से वो अभी तक जो 3 साल जो है पहले वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। उससे महंगाई बढ़ गई है। आवाम को देखें ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है, आप अगर बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो उसके अंदर जो PTI गवर्नमेंट है तकरीबन लूज़ करती रही है मेजोरिटी जगहों पे ना। उसकी वजह ये कि आम आवाम जो है उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आपकी खारजा पॉलिसी कैसे जा रही है। उसको इससे गर्ज नहीं है कि आपका जो मुआशी अशारी है वो क्या बयान कर रहे हैं। उनको चाहिए होता है कि दाल कितने की मिल रही है, आलू कितने का मिल रहा है, टमाटर कितने के मिल रहे हैं, गोश्त कितने का मिल रहा है, आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, बाकी सब्जियां कितने की मिल रही हैं, और गाड़ियों का किराया जो है कितना है। आम आवाम को इससे गर्ज है, ठीक है ना। तो जो कि मेजोरिटी अवाम है, इसलिए ज़्यादा फोकस जो है इमरान खान साहब को खुद ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और अपनी टीम के जो रेलिवेंट जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है जिन्होंने ये काम करना होता है, उनसे काम लेना होगा, ताकि जो इनके पास जो ये 2 साल का टाइम रह गया, 2 साल का समझे इसको, आपको इसको साल ही समझे तकरीबन ना, क्योंकि आखिरी साल जो होता है वो इलेक्शन की तैयारी में लग जाता है, फिर फोकस हट जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको पता होता है कि ये जाने वाले हैं, तो वो बात का सीरियसली लेते उसको, उस गवर्नमेंट को फिर उस आखिरी साल के अंदर। तो इसलिए साल इनके पास है, इस साल के अंदर अगर ये डिलीवर कर जाए और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, इनको बड़े सादा सादा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें इनको तवज्जो देनी पड़ेगी, जो कि जिससे आवाम को फैसिलिटेशन दी जाए, आवाम को महंगाई से बचाया जाए। पेट्रोल की जो कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं, इसको तो सोचे गौर करें इसके ऊपर, और देखें कि जो अदारा बना हुआ आपका जिसको ओगरा बोलते हैं, उसका काम एक ही रह गया है कि वो हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ाने की समरी बना देता है, और उसके बाद रेगुलेट वो सही तरीके से करता रही है, प्राइस को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा। तो ये सारी चीज़ें इसको देखनी पड़ेगी। और जो मौजूदा जो टीम है इनकी, उसमें ये ज़रूर है कि जो नए लोग आए थे, अब 3 साल का उनका एक्सपीरियंस हो गया है, उनको तजर्बा हासिल हो गया काम करने का, उनको एनवायरनमेंट का पता लग गया कैसा है। तो इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो अगला साल ये जो हमारा ये बजट वाला आया है, जुलाई में शुरू हो गया 1 जुलाई से, इस साल के अंदर ये परफॉर्म करेंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अवाम जो है तभी अट्रैक्ट होंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए। फिर ये जो हमारी करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू कम हो चुकी है, इसको रीबिल्ड करें और कोशिश करें कि पाकिस्तानी जो रुपी है ये डॉलर के मुकाबले में इसकी जो वैल्यू है बढ़े। उसका भी इम्पैक्ट होगा। आप जब इम्पोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ बाहर से, मशीनरी मंगवाते हैं,
ادویات منگواتے ہیں, کئی چیزیں منگواتے ہیں نا, را مٹیریل منگواتے ہیں, تو اس پہ جو آپ کا جو فارن ایکسچینج لگتا ہے آپ کی سیونگ ہوگی. پھر جو ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, انہوں نے بڑے اچھے ریمیٹنس بھیجے ہیں اس دفعہ, اور کئی اربوں میں ڈالرز میں انہوں نے پاکستان میں پیسے بھیجے ہیں. تو ان کو مزید موٹیویٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ وہ جو مزید پاکستان کے اندر وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, یہاں پہ انڈسٹریز لگے, تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو, لوگوں کو جاب ملے, کیونکہ گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتی سب کو. تو جس طرح انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور اس پہ بوم آیا ہوا ہے, اسی طرح ان کو باقی انڈسٹریز بھی لگانی چاہیے وہاں پہ, کیمیکل انڈسٹریز بھی, فوڈ انڈسٹریز بھی, انجینئرنگ کی جو پروڈکٹس ہے وہ بھی بنائیں. جب انڈسٹری لگتی ہے تو اگر 100 امپلائی ہوتا ہے نا وہاں پہ ڈائریکٹ, تو اس کے بعد اس کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ کم از کم 10,000 بندہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹلی جس کا بینیفٹ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اس کی طرف فوکس کریں, عوام کے مسائل خود کوشش کریں سنیں, ان کے اندر جائیں, ان کو جاننے کی کوشش کریں. اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں, چونکہ ورکرز جو ہوتے ہیں وہ عوامی مسائل جانتے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیونکہ وہ عوام کے اندر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا اس میں. جی جی. اچھا سر, ہمارے پاس وقت کی کیونکہ کمی ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں آپ سے لازمی کرنا چاہوں گی. سر, آپ نے تمام ملکی اداروں پر اور ملکی حکومت پر آپ نے بہترین تبصرہ تجزیہ کیا. آپ مجھے اس سوال کا جواب بھی دیجیے کہ ہم اپنی بیوروکریسی کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. پہلے تو بیوروکریسی میں انٹر ہونا ڈرائیوری کے تھرو, یہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں, اور پھر انٹر ہونے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو نظام چلا رہے ہیں ہمارے جو افسران ہوتے ہیں وہ بھی رشوت خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ہم اس وبا سے کس طرح نجات پائیں؟ جی, بیوروکریسی کے اندر بڑی ضروری ہے, اور میں اس پہ ریکمنڈیشن بھی شاید آئی تھی کہ جو ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو اس محکمے کا افسر بنایا جائے. ابھی آج کل جو سی ایس ایس سسٹم چل رہا ہے اس میں کمبائنڈ ایگزام ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, جس کا ڈاکٹر بھی اپیئر ہوتے ہیں, انجینئرز بھی اپیئر ہوتے ہیں, عام گریجویٹس بھی اپیئر ہوتے ہیں, لائرز بھی اپیئر ہوتے ہیں. اب وہ جب اپیئر ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ایلوکیشن آتی ہے, مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پولیس افسر بن جاتا ہے, ایک ڈاکٹر جو ہے وہ انکم ٹیکس کا افسر بن جاتا ہے, اس طرح ایک وکیل جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہے, وہ ریلوے میں چلا جاتا ہے. تو وہ ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ نہیں ہوتے ایکچولی, وہ صرف افسر ہوتے ہیں بس. ان کا کام شاید ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کام دیکھنا, ایڈمنسٹریٹو کام تو کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس فیلڈ کا بندہ آئے تو اس کو ختم کرنا ہوگا. ان کو چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا الگ ایگزام ہو, وہ بے شک ایف پی ایس سی ہی لے, لیکن الگ ایگزام ہو. اگر ہیلتھ میں لوگ لینے ہیں تو اس کے تھرو آئیں, وہ ڈاکٹرز آئیں گے, ظاہر بات ہے. اگر ریلوے لینے ہیں تو جو انجینئرز ہیں, میکینیکل انجینئر اسٹاف لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اس کے اندر, جو ریلوے کے مسائل کو سمجھیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کہہ لیں کہ ایف بی آر کے اندر آنا ہے, کسی نے انکم ٹیکس کے اندر آنا ہے یا کسٹم میں آنا ہے, تو یقیناً اس کے اندر پھر جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, جنہوں نے ایم کام کیا ہو, جنہوں نے اے سی ایم اے کیا ہو, جنہوں نے سی اے کیا ہو, وہ اس کے اندر انڈکٹ کیے جائیں. تو ایسی صورت میں اچھا. اسی طرح پولیس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام گریجویٹس ہیں وہ لے لیے جائیں, وکلا لے لیے جائیں, تو یہ اچھا پرفارم کریں گے وہاں پہ. تو اس طریقے سے جب ریلیونٹ فیلڈ کا ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہاں پہ آفیسر بنے گا, تو ایسی صورت میں جب وہ پرفارم کرے گا تو اس کا پھر امپیکٹ ہوگا اس محکمے کے اندر, اس کی پرفارمنس نظر آئے گی. تو میرے خیال کے بتاؤ جو سی ایس کا یہ کمبائنڈ کیڈر ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, اور اس پہ ہر پروفیشن کا جو کیڈر ہے ایک الگ اس کا بنایا جائے, اور اس کے الگ الگ ایگزام ہونے چاہیے, اور اس کے لیے کوالیفکیشن جو رکھی جائے کینڈیڈیٹس کی وہ بھی اس فیلڈ سے ملتی جلتی کوالیفکیشن ہو. ایسی صورت میں آپ کا جو بیوروکریسی ہے وہ دور ہو جائے گی. بیوروکریسی کے اندر اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, اونیسٹ لوگ بھی ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہ ایک ٹکے کی کبھی رشوت نہیں لی, اور بلکہ اپنے جب گاؤں جاتے ہیں تو گاڑی لے کے نہیں جاتے سرکاری. ایسے میں نے افسر بہت سارے جانتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں چاہیے اسکل, ریلیونٹ اسکل. کہتے ہیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس فیلڈ کے لوگوں کو اس محکمے کے لیے سلیکٹ کریں. جی ہما. جی سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مختصر وقت میں ہمیں بہت سارے کی پوائنٹس پر آپ نے بات کی, اور آپ نے اپنا تجزیہ ہمیں پیش کیا. میں چاہوں گی کہ آپ سے مزید بات ہو, کیونکہ آپ نے جس قدر بریفلی بات کی ہے اور رہنمائی کرنے والی آپ نے ساری تمام ہمیں پوائنٹس بتائے ہیں,
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے. ہر موضوع کو ہم علیحدہ کر کے, آج تو ہم نے تمام چیزوں پر ملا جلا کر بات چیت کی ہے. ہمارے ساتھ تھے آج ایڈوکیٹ ڈاکٹر امتیاز رائس, جو ہمیں اپنے بہترین تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے, ہمیں تجزیہ دے رہے تھے, عدلیہ کے بارے میں ہمیں بتایا, ہمیں ملکی نظام کی درستگی کے بارے میں بتایا, اور آخر میں ہمیں بیوروکریسی کے بارے میں مفید معلومات دی اور مفید ٹپس دی ہمیں, جو کہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. تھینک یو.